जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है खिलजी वंश के बारे में, जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक। आपने बहुत सारे कमेंट्स किए थे, सर मॉडर्न हिस्ट्री आपने क्यों बोला है। हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री आपके लिए सेम होता है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे हैं वो मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री उनके कॉलेज में चलता है, तो वो मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चों के कॉलेज में जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है, उन्होंने एंशियंट हिस्ट्री लिया हुआ है, तो उनका सिलेबस जो है अलग है और वो अलग बताया जा रहा है। इसलिए आप ध्यान से पढ़ें, जैसे कि आपके कॉलेज में क्या लिया गया है, रजिस्ट्रेशन करते हुए आपने क्या देखा है। फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको पता चल गया होगा कि आपने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर एंशियंट हिस्ट्री। जैसे कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में आपको देखने को मिलेगा उसमें मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री है। राम मनोहर लोहिया में आपको देखने को मिलेगा उसमें एंशियंट हिस्ट्री है। ऐसे अलग अलग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप यूनिवर्सिटी चेक कर लीजिए, फिर आप सिलेबस देखिए और सिलेबस के साथ साथ प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, क्लासेज स्टार्ट कर दीजिए। इस सिलेबस का आपको 2 चैप्टर बताया जा चुका है, सिलेबस भी बताया जा चुका है। अगर आपने ना देखा हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री क्लासेस। तो वहाँ पर आपको प्रारंभिक तुर्क नाम से पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर आपको गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश अब पढ़ाया जा रहा है। आगे तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश ये सभी पढ़ाए जाएंगे, इसलिए चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। जैसे ही लाइव आए आप देख सकें। और पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सभी क्लासेस की पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश जो है वह 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। इसका स्थापक कौन था, संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत में खिलजियों का शासनकाल सबसे कम समय तक था। कब से कब तक? 1290 से 1320 तक खिलजी वंश था। तो यह सबसे कम शासक जो थे खिलजी वंश, वह शासन किए हुए थे। और सबसे ज़्यादा किसका था आप कमेंट करके बताएंगे। 5 वंश हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको सेकंड चैप्टर में बताया हुआ था, और पांचों में सबसे कम शासन किस वंश ने किया था यह भी बताया था, सबसे ज़्यादा किसने किया था और किसने कितने वर्ष किया था, यह सभी चीज़ें बताई गई थी। तो आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे सबसे ज़्यादा शासन करने वाला सल्तनत काल में कौन सा वंश था। तो चलिए देखते हैं। दिल्ली सल्तनत जो है उसमें खिलजियों का शासन सबसे कम समय तक था, और खिलजी जो है वह तुर्कों की 64 नस्लों में से एक थे। लेकिन यह निम्न वर्ग के तुर्क थे। जो तुर्क होते हैं उनमें भी जो निम्न वर्ग के थे वह खिलजी वंश के थे। खिलजी वंश की स्थापना जो है 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज ने गुलाम वंश के आखिरी शासक क्यूमर्स को मारकर उनकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की हुई थी। अब हम देखेंगे खिलजी वंश में कितने शासक हुए। खिलजी वंश में कुल मिलाकर 5 शासक हुए। कौन कौन से? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और नसीरुद्दीन खुसवर शाह। तो ये 5 जो शासक हुए उन्होंने शासन किया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उनकी शासन प्रणाली, उनकी आर्थिक नीति, उनकी बाजार नियंत्रण प्रणाली, और संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके खिलजी वंश में हो जाते हैं। और सभी जो 3 अलग शासक हैं उनके भी जो कार्य हैं आपको मेन बताए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले किसके बारे में, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। इसने 1290 से 1296 तक शासन किया था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। इसने राज्यारोहण कहाँ पे किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने तत्कालीन शासक क्यूमर्स की हत्या कर 1290 ईस्वी में किलोखरी में स्वयं को सुल्तान घोषित किया था। क्यूमर्स जो था वह गुलाम वंश का आखिरी एक प्रकार से शासक था। तो उसकी हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना 1290 में की हुई थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 70 वर्ष की उम्र में 13 जून 1290 ईस्वी को दिल्ली की राजगद्दी ग्रहण की थी। 70 वर्ष की सबसे वृद्ध शासक कौन था सल्तनत वंश में? तो वह था सल्तनत काल में सबसे वृद्ध शासक जलालुद्दीन खिलजी, जिसने 70 वर्ष की उम्र में भी, ये डबल हो गया है, 70 वर्ष की उम्र में खिलजी वंश की स्थापना की हुई थी।
13 जून 1290 को वह बैठा था दिल्ली की राजगद्दी पर। किसे मारकर? क्यूमर्स को मारकर। जलालुद्दीन खिलजी कब से कब तक शासन किया? 1290 से 1296 तक। और खिलजी वंश पूरा कब से कब तक चला? 1290 से 1320 तक चला। इसने राजधानी किसे बनाई? जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कैकुवार द्वारा बनाए गए किलोखरी के महल में हुआ और इसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाई थी। जो जलालुद्दीन खिलजी था उसने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई? किलोखरी को बनाया था। जलालुद्दीन खिलजी के समय में प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी? जो मलिक छल्म का विद्रोह अर्थात मलिक छज्जू जो था उसका विद्रोह कब हुआ था? 1290 में हुआ था। यह जो था वह कड़ा की जागीर कड़ा मानिकपुर जो है वहाँ पर विद्रोह किया हुआ था। कौन? मलिक छज्जू। 1290 में कड़ा मानिकपुर का सूबेदार मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया और सुल्तान ने इसके विद्रोह का दमन किया। सुल्तान अर्थात जलालुद्दीन खिलजी ने इसका दमन किया हुआ था, कड़ा मानिकपुर का। और इसके विद्रोह को दबाकर इसने अलाउद्दीन खिलजी जो कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था उसे कड़ा मानिकपुर का जागीर दे दिया था। किसे दिया था? अलाउद्दीन खिलजी को, जिसने आगे चलकर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी और खिलजी वंश का एक प्रकार से वहाँ पर शासन करने लगा। फिर अगला इनके जो प्रमुख घटनाओं में आता है वह रणथंभौर अभियान। 1291 में सुल्तान रणथंभौर अभियान किया लेकिन किले की सुदृढ़ता को देखकर अपना अभियान वापस ले लिया और यहाँ का शासक जो था हम्मीर देव था। हम्मीर देव को आगे चलकर इसको पराजित कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी, आपको अभी पढ़ाया जाएगा। तो मलिक छज्जू जो था वह विद्रोह करता है 1290 में। कड़ा मानिकपुर का जो कि शासक था उसके विद्रोह को दमन करके अलाउद्दीन खिलजी को वहाँ का शासन, वहाँ की जागीर जलालुद्दीन खिलजी दे देता है। फिर रणथंभौर 1291 में वह अभियान करता है। उसका जो किला था हम्मीर देव का, वह रणथंभौर का किला बहुत ही सुदृढ़ बनाया था, इसलिए जलालुद्दीन खिलजी को अपना अभियान वापस लेना पड़ा था। 1292 में मंगोलों का आक्रमण हुआ। 1292 में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ जिसमें मंगोल जो है वह पराजित हुए थे। फिर सिद्दी मौला का मृत्युदंड। सिद्दी मौला एक सूफी संत थे। सुल्तान की हत्या के षड्यंत्र रचने की संभावना के कारण उनको मृत्युदंड दिया गया था। अगला है देवगिरी अभियान। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में देवगिरी अभियान हुआ। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी होगा। अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में देवगिरी अभियान हुआ और इसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर अपार धन वहाँ से उन्होंने प्राप्त किया और इसी धन को लगाकर उसने जलालुद्दीन खिलजी के विरोध में जलालुद्दीन खिलजी का विद्रोह किया, शासन नीति तैयार की, वहाँ से जो धन प्राप्त करता है वहीं से, और सुल्तान की हत्या करवा देता है। 1296 में कड़ा में अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान की हत्या करा दी और खिलजी वंश का एक शासक वह बन गया। 1296 से 1316 तक वह शासन करता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी है वह 1296 से 1316 तक शासन करता है। 1290 से 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी करता है। उसके प्रमुख जो घटनाएं थी हमने आपको बताई। हर एक पॉइंट आपको क्लियर करते हुए चल रहे हैं। कोई भी प्रश्न आपके मन में हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं या फिर हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। इतने मेहनत करके वीडियोस आपके लिए लाई जाती हैं तो वीडियो अवश्य शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, जिससे अन्य लोगों का भी फ़ायदा हो और व्यूज़ देखने के बाद हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए वीडियो जल्दी जल्दी आएंगी। तो चलिए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी और 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में यह दिल्ली का सुल्तान बना। 22 अक्टूबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमने आपके लिए ले आया है। तो 1296 आप याद रखिए, 22 अक्टूबर याद कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। तो 22 अक्टूबर 1296 में यह दिल्ली का सुल्तान बना। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कैसे बना? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवाकर। जलालुद्दीन खिलजी का अलाउद्दीन खिलजी कौन लगता था? वह भतीजा भी था और जलालुद्दीन खिलजी का वह दामाद भी था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरसाख था और इसने अपने सिक्कों में सिकंदर सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। इसने क्या क्या उपाधियां धारण की थी? द्वितीय सिकंदर, सिकंदर सानी, विश्व का सुल्तान, भारत का समुद्रगुप्त, जनता का चरवाहा और युग का विजेता, अमीर उल मोमदीन। ये सभी जो उपाधियां हैं इसने स्वयं से ही धारण
की हुई थी। यह एक नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा मुस्लिम विद्वान के कहने पर इसने अपना निर्णय बदल लिया। उलेमा किसे कहा जाता है? जो मुस्लिम विद्वान होते हैं वह, उन्होंने निर्णय लिया उलेमाओं के कहने से। उलेमा लोग ने कहा नया धर्म चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देना और अस्थाई सेना का नींव रखी। अस्थाई सेना की नींव किसने रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसने सेना को नगद वेतन देना शुरू किया। पहले क्या होता था, लोगों को जमीन दी जाती थी वेतन के रूप में। घोड़ा दागने तथा सैनिकों के होलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने की हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व कर को बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया। जो भू राजस्व कर लगता था उसे इसने 50% कर दिया। इसने लूटे हुए धन, जिसे खुम्स कहा जाता था, उसमें सुल्तान का हिस्सा 25 से बढ़ाकर 75% कर दिया। जैसे कि जो सैनिक लूट कर लाते थे, पहले 25% जो है वह शासक को दे देते थे, अर्थात खिलजी वंश के जो शासक रहते थे उन्हें 25% मिलता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उसे बढ़ाकर 75% कर दिया। पहले 75% सैनिक ले लेते थे, 25% राजा को देते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उल्टा कर दिया, 75% राजा को मिलने लगा और 25% जो है वह सैनिकों को मिलने लगा। उसने यह नीति अपनाई। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख 4 सेनापति कौन कौन थे? जफर खां थे, नूरसतन खां था, उलूग खां था और मलिक काफूर था। मलिक काफूर कौन था? मलिक काफूर जो है वह गुजरात से इसने 1000 दिनार में खरीदा हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को गुजरात में 1000 दिनार में खरीदा, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था। अब गुजरात से क्यों खरीदा, कब खरीदा, ये सभी बातें हम आगे चल के पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोल आक्रमण, 1297 में मंगोल आक्रमण हुआ। कादर खान ने नेतृत्व किया उसका मंगोलों की तरफ से, और उलुग खां के नेतृत्व में सेना में पराजित हुई। जफर खान ने 1299 में नेतृत्व किया, पराजित हुआ, मंगोलों की तरफ से सल्दी था। कुतलुग ख्वाजा जो था मंगोल नेता, 1299 में जफर खान ने पराजित किया। उसके बाद तरगी वेग आता है, सल्तनत सेना ने पराजित कर दिया, और अंत में 1305 में अली वेग तरकत एवं तरगी वेग को मलिक नायक ने नेतृत्व में सेना को पराजित कर दिया। तो ये मंगोल आक्रमण जो हुआ खिलजी के समय में 1306 में मलिक काफूर ने पराजित कर दिया था अंततः मंगोलों को। इसके बाद हम देखेंगे विद्रोह कौन कौन से हुए। अलाउद्दीन खिलजी के समय में विद्रोह कौन कौन से हुए? 1301 में उसके विरुद्ध 3 विद्रोह हुए। कौन कौन से? अकत खां का विद्रोह, उमर खां एवं मंगू का विद्रोह, हाजी मौला का विद्रोह। और उसने अध्यादेश फिर जारी किया। एक सशक्त मजबूत गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की तथा बरीद तथा मुनिया या जासूस नियुक्त किए गए। जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने एक अच्छी गुप्तचर व्यवस्था कायम की, जिससे कोई भी विद्रोह प्लान किए जाए उससे पहले ही पता चल जाए। अमीरों के पारस्परिक मेलजोल और विवाह संबंधों पर रोक लगा दिया। शराब और भांग जैसे मादक पदार्थों के प्रयोग पर इसने रोक लगा दिया। अनुदान में दी गई भूमियां इसने वापस ली और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया जिनके पास अत्यधिक संपत्ति है उनसे कर के रूप में ले ली जाएगी। जैसे कि जो धन अर्जित किए हुए थे, जो भूमियां राज्य से उन्होंने पाई हुई थी, तो वह अत्यधिक अमीर हो गए थे और वह किसी प्रकार का कर नहीं दे रहे थे, तो उनसे भी कर वसूल कर लिया उसने भूमि के रूप में। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन के अभियानों को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? एक उत्तर भारत का अभियान, एक दक्षिण भारत का अभियान। उत्तर भारत अभियान में अलाउद्दीन ने उत्तरी भारत के कई राज्यों को जीत लिया था तथा जीते हुए राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, जबकि दक्षिण के राज्यों को जीतकर भी अपने साम्राज्य में मिलाने की बजाय अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर अपने अधीन शासन करने का अधिकार दिया था। जो अलाउद्दीन खिलजी है, उत्तर भारत में जितने भी उसने जीते हुए थे राज्य, साम्राज्य, उसको अपने आप में मिला हुआ लिया था, खिलजी वंश में मिला लिया था। लेकिन जो दक्षिण में उसने जीते थे उन्हें अधीनता स्वीकार करा के अपने अधीन शासन करने का अधिकार दे दिया था। आगे देखते हैं गुजरात विजय। इसके बाद इसके विजयों के बारे में देखते हैं, कौन कौन से इसने एक प्रकार से अभियान चलाए।
उत्तर भारत में इसने गुजरात विजय किया 1290 में। इस समय यहाँ का शासक जो था कर्ण बघेला था। 1299 में गुजरात अभियान हुआ और कर्ण बघेला बिना युद्ध किए ही भाग गया और देवगिरी में रामचंद्र देव के शरण ले ली। इस तरह गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। जो गुजरात में जब यह गया था, राजा कर्णदेव को इसने हराया था और इनकी पत्नी जो कमला देवी थी इनसे शादी कर ली थी। गुजरात में जब यह कर्ण बघेला अर्थात राजा कर्णदेव को हराया था तो उनकी पत्नी जो थी कमला देवी, उससे अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया था। और गुजरात से ही 1299 में ही अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को 1000 दिनारी को अर्थात 1000 दिनार में खरीद कर लाया हुआ था। कहाँ से? गुजरात से। अगला हमारा कौन सा है? रणथंभौर विजय 1300 से 1301 में जो कि हुआ था रणथंभौर जिले। इस समय यहाँ का शासक जो था हम्मीर देव था। 1300 ईस्वी में रणथंभौर अभियान हुआ और हम्मीर देव के मंत्री रणमल के विश्वासघात के कारण 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने किले को जीत लिया था। 1301 में जीत लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर देव के किले को। हम्मीर जो देव थे वह क्यों हारे थे? क्योंकि रणमल ने धोखा दे दिया था और इनकी जो पत्नी थी रंग देवी, इन्होंने जौहर कर लिया था। रणथंभौर हम्मीर देव जो शासक थे उनकी पत्नी जो थी वो उन्होंने जौहर कर लिया था और हम्मीर देव हारे किस लिए थे? क्योंकि रणमल ने उनको धोखा दे दिया था। उनका जो मंत्री था उसने विश्वासघात कर लिया था। अगला हमारा अभियान था अलाउद्दीन खिलजी का अगला अभियान था चित्तौड़ विजय 1303 में। 1303 में चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती के लिए किया और यहाँ के राजा रतन सिंह को पराजित कर दिया, किंतु रानी पद्मावती ने चित्तौड़ की महिलाओं के साथ जौहर कर लिया था। जब राणा रतन सिंह के शासन में चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया हुआ था, इनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी थी नागमती, दूसरी थी पद्मिनी। तो पद्मिनी जो थी, पद्मावती जो थी, इन्हीं के लिए रानी जो पद्मिनी थी उन्हीं के लिए अब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया हुआ था। तो जो रानी पद्मिनी थी उन्होंने जौहर कर लिया था और उनके ऊपर ही पुस्तक लिखी गई है पद्मावत, जो कि किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। राणा रतन सिंह भी जो थे वह भी 2 सेनापतियों के विश्वासघात के कारण हारे हुए थे। कौन कौन थे? गोरा और बादल के कारण वह हारे हुए थे। चलिए आगे देखते हैं। पद्मावती एक मूवी भी बनी है इनकी स्टोरी के ऊपर, खिलजियों के ऊपर, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा यह कहानी। अगला था हमारा मालवा विजय 1305 में अलाउद्दीन खिलजी का मालवा विजय। इस समय यहाँ का शासक महलक देव था और 1305 में मालवा अभियान हुआ जिसमें महलक देव पराजित हुआ और मालवा को सल्तनत में मिला लिया गया। दक्षिण भारत का अभियान कौन कौन सा हुआ? देवगिरी अभियान 1307 में हुआ। पहले एक बार जो हुआ था जलालुद्दीन खिलजी के समय में, जिसे अपने अधीन करके जलालुद्दीन खिलजी को उसने मार दिया था, लेकिन उसके पश्चात जब वहाँ से भाग कर आया हुआ था, कहाँ से भाग कर आया हुआ था? एक शासक गुजरात से राजा कर्ण देव जब भाग के आए थे देवगिरी में राजा जो थे रामचंद्र देव उनकी शरण में, तो यहाँ पर उनका एक प्रकार से फिर से युद्ध होता है। तो 1307 में देवगिरी अभियान होता है। इस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1307 में मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया था। कुछ समय पहले ही हमने आपको यह बात बताई हुई थी। कौन सी बात? जो वहाँ से राजा कर्णदेव गुजरात से भागकर आया हुआ था रामचंद्र देव की शरण में। तो 1307 में मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। रामचंद्र देव को परिवार सहित दिल्ली भेज दिया गया। रामचंद्र देव यहाँ पर 6 महीने तक रहा और अपनी एक पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ कर दिया। सुल्तान ने इसे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा एवं राया राई की उपाधि दी हुई थी। राया की उपाधि, कोई उपाधि होती होगी, उन्होंने दी हुई थी। अगला अभियान था तेलंगाना अभियान, जो कि 1309 से 1310 तक चलता है। इस समय तेलंगाना का शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था और इसकी राजधानी वारंगल थी। युद्ध में पराजित होने के बाद प्रताप रुद्रदेव द्वितीय बहुत से उपहार के साथ सुल्तान की अधीनता जो है वह स्वीकार कर लेता है। अगला फिर होयसल राज्य पर इसने आक्रमण 1311 में किया हुआ था। इस समय यहाँ का शासक वीर बल्लाल देव तृतीय था। इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। इसने भी सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली थी। वीर बल्लाल देव, आप बाहुबली वाला मत समझिएगा, ये वीर बल्लाल देव तृतीय था जो कि होयसल का शासक था। इसने भी अधीनता स्वीकार कर ली थी। पांड्य राज्य पर आक्रमण 1311 में इन्होंने किया। इस समय यहाँ का शासक जो था वीर पांड्य था।
इसकी राजधानी मदुरा थी। 1311 में मलिक काफूर ने मदुरा पर आक्रमण किया और लेकिन वीर पांडे इसके हाथ नहीं लगा। यहाँ पर इसने भीषण लूटपाट किया। दक्षिण का यही एक राजा था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता जो है वह स्वीकार नहीं की थी। अब हम देखेंगे खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। हमने अभी तक सभी आक्रमण देख लिए, सभी अभियान देख लिए कि इस प्रकार से साम्राज्य का विस्तार खिलजियों ने किया, यह सभी चीज़ें हमने देख ली। अब अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली देखेंगे, फिर अगले शासक को हम पढ़ेंगे। अभी तक वीडियो में जो भी ना समझ में आया आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको जवाब दिया जाएगा। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए क्लासेस, जिससे वह भी लाभ उठा सके। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली को हम देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की? इस संदर्भ में बर्नी उल्लेख करता है कि बाजार नियंत्रण नीति सेना की सुविधा के लिए लागू की गई थी। क्या सुविधा उन्होंने की थी? बाजार नियंत्रण की दो जो है सिद्धांतों पर आधारित था। कौन कौन से? उत्पादन लागत के आधार पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारण किया जाएगा और बाजार में आम जरूरत की वस्तुओं की कमी न हो जाए, इसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। सुल्तान ने 4 प्रकार के बाजार गठित किए थे, 4 मंडियां बनाई थी। 4 प्रकार के बाजार। पहली थी मंडी, यह अनाज का बाजार था। इससे संबंधित 8 जब्ता अधिनियम थे। पहला अधिनियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, जिसने अंतर्गत सभी प्रकार के अनाजों का मूल्य निर्धारित था और अनाज बाजार के नियंत्रण करने के लिए सुल्तान ने सहनाए मंडी की नियुक्ति की और जमाखोरों को कठोर दंड की व्यवस्था उन्होंने की हुई थी। जो जमा कर लेते थे अनाजों को और बाद में महंगाई करके बेचते थे, उनके ऊपर कठिन एक प्रकार से दंड लगाया जाता था। सराय अदल, न्याय का स्थान, इससे संबंधित 5 अधिनियम थे। यह एक तरह से सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था और इसमें विभिन्न प्रकार के कपड़े, मेवे, जड़ी बूटियाँ, घी, चीनी आदि बिकता था। तीसरा बाजार था घोड़ों, दासों एवं मवेशियों का बाजार। इससे संबंधित सामान्य नियम थे। पहला नियम, किस्म के अनुसार मूल्य निर्धारण किया जाता था। अच्छी किस्म के जो घोड़े थे उनका निर्धारण किया जाता था, अच्छे दाम दिए जाते थे। और जो थोड़ा कम किस्म जिनकी अच्छी नहीं होती थी, नस्ल जिसकी घोड़ों की कम होती थी, कुछ घोड़े एक प्रकार से होते थे जो युद्धों में काम आते थे, जो एक और दूसरे प्रकार के खच्चरों के काम करते थे, मतलब सामानों को ढोने का काम करते थे। अलग अलग किस्मों के आधार पर उनका मूल्य निर्धारित किया गया था। दूसरा नियम था दलालों पर कठिन नियंत्रण किया जाएगा। सामान्य बाजार चौथा था। इस बाजार में आम जरूरत की वस्तुएं बिकती थी, जैसे सब्जी, मिट्टी के बर्तन आदि। इनका मूल्य भी उत्पादन मूल्य पर आधारित किया गया था। कुल मिलाकर जो भी वस्तुएं थी उसका मूल्य निर्धारित शासन द्वारा कर दिया गया था। उसमें कोई भी बेईमानी, मूल्य को बढ़ाकर बेचना या सड़े गले सामानों को बेचना शासक के तरफ से किसी भी प्रकार की हिदायत नहीं दी जाती थी। जो भी करता था ऐसा, उसे कठिन दंड दिया जाता था। साथ ही साथ कुछ अन्य नियम भी थे जो कि हमने आपको बताए। चलिए आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य कौन कौन से थे? इसने अलाई दरवाज़ा बनवाया था जो कि दिल्ली में है। सिरी का किला दिल्ली में बनवाया और 1000 खंभा महल इसने बनवाया हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन खिलजी को सुल्तान बना दिया। मलिक काफूर भी 36 दिनों तक शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात खुद उसका प्रतिशासक बना रहा। जब उसने 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन खिलजी को बनाया हुआ था तो मलिक काफूर उसका जो है वह सहशासक प्रतिशासक बना हुआ था। लगभग 35 दिन के बाद शासन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे बेटे मुबारक शाह खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या कर दी और शिहाबुद्दीन को बंदी बनाकर उसकी हत्या करा दी और खुद शासक बन गया। तो उसने जो है शासन किया 36 दिनों तक। किसने? मलिक काफूर ने। उसके बाद फिर जो उसका तीसरा बेटा था जो अलाउद्दीन खिलजी का, मुबारक शाह खिलजी, उसने जो है हत्या कर दी मलिक काफूर की और शिहाबुद्दीन जो था उसको बंदी बना दिया और खुद शासक बन गया। कौन? मुबारक शाह खिलजी, जो कि 1316 से 1320 तक शासन करता है। इसने खलीफा के पद को मान्यता नहीं दी और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। किसने? मुबारक शाह खिलजी ने। स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला पहला शासक कौन था? मुबारक शाह खिलजी। इसका मानसिक संतुलन सही नहीं था। यह दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाता था तो कभी कभी निर्वस्त्र आ जाता था, कभी कभी वह नंगे दौड़ते हुए आ जाता था। बाद में इसने प्रधानमंत्री खुसरो
खां ने 1320 में इसकी हत्या करवा दी और खुद शासक बन गया। जो यह था मुबारक शाह खिलजी, इसे पागल बादशाह भी कहा जाता था। इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया था, नंगे दरबार में आ जाता था, कभी स्त्रियों के कपड़े पहनकर दरबार में आ जाता था। और मुबारक शाह खिलजी जो था वह मुबारक हसन से मोहब्बत करता था, मतलब पुरुष से एक मोहब्बत करता था। तो यह मुबारक शाह खिलजी जो था, इसकी मानसिक संतुलन जो था वह ठीक नहीं था। इसने 1316 से 1320 तक शासन किया। इसका जो प्रधानमंत्री खुसरो खां था, इसने 1320 में मुबारक शाह खिलजी की हत्या करवा दी। अगला और अंतिम शासक आता है नसीरुद्दीन खुसवर शाह। नसीरुद्दीन खुसवर शाह ने 15 अप्रैल से 27 अप्रैल 1320 तक बस कुछ ही दिन शासन किया और उसके बाद हत्या करवा दी गई और खिलजी वंश को ख़त्म कर दिया गया। तो यह था खिलजी वंश के जो भी 5 शासक थे उनके बारे में आपने पढ़ा, इनके अभियानों के बारे में, इनके कार्यों के बारे में, इनके निर्माण कार्यों के बारे में और इन्होंने किस प्रकार से साम्राज्य को विस्तृत किया, ये सभी बातें आपने पढ़ी। और आपका यह चैप्टर यहाँ पर होता है समाप्त। अगला चैप्टर आपका तुगलक वंश जल्द ही आएगा। चैनल पर बने रहिए। नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।